चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे। डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को या उसके सोडियम साल्ट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। कैसे एल्केन प्राप्त होते हैं, जरा एक हम रिएक्शन देखें। RCOOH, इसको सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाए, NaOH/CaO के साथ गर्म करेंगे, RH बनेगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। या फिर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सोडियम लवण ले लें, RCOONA, और इसको अगर सोडा लाइम के साथ गर्म करें, सेम कंडीशन, गर्म किया जाए तो RH बनेगा और यहां निकल जाता है Na2CO3। तो बेटा ये एल्कीन बनता है। ये जो एल्कीन बन रहा है, ये क्रिया जो डिकार्बोक्सिलेशन के नाम से जानी जाती है। इसमें यहां से ये CO2 निकल जाता है, यहां से पूरा ये सब रिप्लेस हो जाता है और इसकी जगह पर हाइड्रोजन आ जाता है। अब आगे हम बताएंगे ये सब कैसे होता है। तो पहले हम लोग अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे डिकार्बोक्सिलेशन के बारे में? तो डिकार्बोक्सिलेशन में हम लिख सकते हैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सोडियम साल्ट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर एल्कीन प्राप्त होते हैं। और यह रिएक्शन कहलाती है डिकार्बोक्सिलेशन। यह रिएक्शन डिकार्बोक्सिलेशन कहलाती है। किसी कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सोडियम साल्ट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर एल्कीन प्राप्त होते हैं। यह डिकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। अब सोडा लाइम क्या होता है ये जान लें। तो सोडा लाइम क्या होता है? NaOH+CaO। ये सोडा लाइम है, इसको हम लोग सोडा लाइम कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। डिकार्बोक्सिलेशन केवल ऐसे ही नहीं होता, और भी कई प्रकार से डिकार्बोक्सिलेशन होता है। कॉल में इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ेंगे, उसमें भी डिकार्बोक्सिलेशन की घटना देखने को मिलती है। हम लोग बोरोडीन हुंसडी का रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी इस टाइप की घटना देखने को मिलती है। तो ये डिकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। डिकार्बोक्सिलेशन में क्या है? इस टाइप के डिकार्बोक्सिलेशन में किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर या उसके सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर एल्कीन प्राप्त होते हैं। और इस डिकार्बोक्सिलेशन का प्रयोग अवरोहण अभिक्रिया में किया जाता है। अवरोहण अभिक्रिया क्या होती है? जब हमें हायर एल्कीन से लोअर एल्कीन बनाना हो, हायर एल्कीन से लोअर एल्कीन बनाना हो तो हम डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन का सहारा लेते हैं बड़े एल्कीन से छोटे एल्कीन को बनाने के लिए। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि डिकार्बोक्सिलेशन एक अवरोहण अभिक्रिया है। अवरोहण अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब हम उच्च यानी हायर एल्कीन से लोअर एल्कीन बनाने का प्रयास करते हैं तब हम डिकार्बोक्सिलेशन इस्तेमाल करते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन की क्रिया से कम एक कार्बन तो कम हो जाता है। ठीक है, इसे डिसेंडिंग रिएक्शन भी कहते हैं। डिसेंडिंग का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए किसी यौगिक में 3 कार्बन है तो डिकार्बोक्सिलेशन कर देंगे तो बनने वाला जो एल्कीन होगा उसमें 2 कार्बन होगा। आप यहां देखेंगे यहां से इसमें परिवर्तन होने में 1 कार्बन कम हो रहा है। यहां भी आप देखेंगे यहां से ये यौगिक जो एल्कीन बन रहा है इसमें भी 1 कार्बन कम हो रहा है। तो हम लोग डेफिनेशन पर कंसंट्रेट करते हैं। किसी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं पहले ये समझ ले। हम लोग 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को शायद ये ना पता हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें COOH समूह होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है बेटा, जिनमें ये होता है
चाहे तो ऐसे रूप में लिखा गया हो या ऐसे फॉर्म में लिखा गया हो, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड उपस्थित होगा वो सब के सब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की श्रेणी में आते हैं, जिनमें ये ग्रुप है। ठीक है, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो या उसका सोडियम साल्ट सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाए। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO का जो मिक्सचर होता है वो सोडा लाइम कहलाता है। गर्म करने पर एल्कीन प्राप्त होता है और इस क्रिया में CO2 गैस निकल जाती है, इसे कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। क्लियर? तो ये डिकार्बोक्सिलेशन की क्रिया हो गई। अब हम देखते हैं कि डिकार्बोक्सिलेशन से कैसे कैसे कौन कौन से यौगिक हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखो, अब हम डिकार्बोक्सिलेशन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, ये CH3COO Na, इसका नाम है सोडियम एसिटेट। इसको सोडा लाइम के साथ गर्म कर दीजिए, NaOH CaO के साथ हीट अप कर दीजिए। जैसे ही आप गर्म करेंगे यहां से ये निकल जाएगा। आप देख रहे हैं ना, ये चीज यहां से रिमूव हो जाएगी। यहां से COO हट जाएगा और यहां से NaO हट जाएगा। ये वाला H CH3 के साथ जुड़ करके CH4 बनाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं मीथेन। ध्यान रखना, NaOH का H जो है CH3 के साथ जुड़ करके मीथेन बनाता है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, इसके साथ ही निकल जाता है Na2CO3। ठीक है, इसको हम लोग सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम मीन्स होता है चूना। ये डिकार्बोक्सिलेशन हो गया और Na2CO3 बन गया। ठीक है, मतलब यह हो गया कि सोडियम एसिटेट का अगर सोडा लाइम के साथ कॉम्बिनेशन करा दें, हीट अप कर दें, तो मीथेन गैस मिल जाती है। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर CH3COOH है, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम लोग इसको इथेनोइक एसिड कह सकते हैं, इथेनोइक एसिड। और अगर हम इसको सोडा लाइम के साथ गर्म करें, NaOH के साथ गर्म कर दें, तो भी मीथेन गैस मिलती है और CO2 गैस निकल जाती है। चाहे तो हम इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, इस पर पहले NaOH की रिएक्शन होती है। समझते जाएंगे बात को। पहले NaOH की रिएक्शन होती है, CH3COONA बनता है, साथ में H2O निकल जाता है। इसका नाम है सोडियम एसिटेट और ये एसिटिक एसिड है। ये NaOH से रिएक्शन हो गई। और आप लोग जानते हैं सोडियम एसिटेट को अगर सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो कैसे मिलेगी रिएक्शन। तो ये देखें, CH3COONA, इसके बाद सोडा लाइम साथ इसको हीट अप करेंगे, वही रिएक्शन फिर आप देख रहे हैं ये निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा CH4 Na2CO3। कहने का आशय यह है कि ये सोडियम एसिटेट है और ये मीथेन है। ठीक है, सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे, मीथेन मिलेगा। तो ये जो रिएक्शन हमें सोडियम एसिटेट दे रहा है वही केवल हम एसिटिक एसिड से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो भी मीथेन मिलेगा। अगर सोडियम एसिटेट नहीं है, सीधा एसिटिक एसिड है, तो भी जैसे ही आप NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे, यहां से H हट जाएगा, सोडियम यहां ट्रांसफर हो जाएगा। एसिटिक एसिड पहले सोडियम एसिटेट में कन्वर्ट होगा, सोडियम एसिटेट फिर सोडा लाइम के साथ वैसे ही रिएक्शन करेगा और मीथेन गैस उत्पन्न करेगा। तो ये रिएक्शन हो गई पहली, सोडियम एसिटेट से सीधे हम लोग मीथेन प्राप्त कर सकते हैं। सोडियम एसिटेट नहीं है, एसिटिक एसिड के ऊपर सोडा लाइम की क्रिया कर देंगे, तब भी आपको मीथेन गैस मिलेगी। और रिएक्शन का जो रूट मैप है वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बहुत सारी रिएक्शन बताते हैं जिनमें डिकार्बोक्सिलेशन की घटना है। आप यहां देख सकते हैं कार्बोक्सी समूह यहां रिमूव हो रहा है। यहां भी देखेंगे CH3COOH है, यहां भी ये कार्बोक्सी समूह है,
ये कार्बोक्सी समूह रिमूव हो रहा है। यहां आपको दिख रहा होगा सिस्टमैटिकली 2 स्टेप में कैसे कार्बोक्सी समूह यहां से रिमूव होता है। चलिए तो चलिए अब देखते हैं कि डिकार्बोक्सिलेशन की और सारी रिएक्शन। ये सोडियम प्रोपियोनेट है, ये सोडियम प्रोपियोनेट है और इसको अगर सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाए, CaO के साथ गर्म किया जाए, तो ये यहां से ये निकल जाएगा और ये वाला जो H है, जो NaOH का H है, बहुत कम केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि NaOH का H जो है निकल जाए। तो ये वाला जो H है ये C2H5 के साथ लिंक हो जाएगा, जुड़ जाएगा और C2H6 बनेगा, साथ में निकल जाएगा Na2CO3। ये देखिए डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। ये कार्बोक्सी समूह, ये देख रहे हो ना आप लोग, ये कार्बोक्सी समूह यहां से हट रहा है, Na2CO3 बनकर के रिमूव हो रहा है और ये गैस है इथेन। इस रिएक्शन को ही हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी दे सकते हैं इसको कि C2H5 COOH, इसका अगर डिकार्बोक्सिलेशन कर दिया जाए NaOH और CaO की प्रेजेंस में, तो सीधा ये CO2 निकल जाएगा और C2H6 बन जाएगा और CO2 गैस बाहर। ठीक है, ये डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। सीधे इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये प्रोपेनोइक एसिड है और ये इथेन बन गया। एक और रिएक्शन होती है, हम लोग जान रहे हैं कि बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट ले लें। ये बेंजोइक एसिड है और इसका सोडियम लवण, ये देख रहे हैं, ये बेंजोइक एसिड है। बेंजीन रिंग पर COOH समूह लगा है तो इसको हम लोग बेंजोइक एसिड कहते हैं। और बेंजोइक एसिड का ये वाला जब H हट जाता है, यहां पर सोडियम लगा हो, अब इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट NaOH के साथ इसको गर्म करेंगे CaO की प्रेजेंस में और ये निकल जाएगा। देखिए बिल्कुल वैसे ही स्टेप आपको मिलेगा, ये निकल जाएगा और ये वाला जो H देख रहे हो ना आप लोग, ये वाला H रिंग पर जुड़ जाएगा और रिंग पर कंडीशन आ जाएगी ये, और Na2CO3 बाहर हो जाएगा। ये बेटे बेंजीन है। कह सकते हैं हम लोग कि अगर सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये सोडियम बेंजोएट नहीं है तो हम लोग सीधा दिखा सकते हैं कि ये बेंजीन और ये बेंजीन पर COOH ग्रुप लगा हुआ है। अगर इसका डायरेक्ट डिकार्बोक्सिलेशन दिखाएंगे तो NaHCO, ये क्या करेगा, ये पूरा CO2 समूह, ये CO2 ग्रुप है जो यहां आपको दिख रहा है COOH, ये CO2 यहां से रिमूव हो जाएगा CO2 और ये बेंजीन बन जाएगी। अब अभी हमने मीथेन का केस लेकर के बताया था कि कैसे ये जो है बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड संक्षेप में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर डिटेल रिएक्शन लिखना चाहें तो हम लोग ध्यान रखेंगे कैसे ये रिएक्शन होती है, उसको थोड़ा सा मैं यहां मार्क कर रहा हूं। ये देखो, ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड ये होता है, ये वाला H हटता है। जब NaOH अटैक करेगा तो ये वाला H हट जाएगा, यहां से OH हट जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला N सोडियम यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटे C डबल बॉन्ड O Na+। इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। ये सोडियम बेंजोएट है और ये इसको फिर से आप NaOH और CaO के साथ गर्म कर देंगे। ये पूरा ग्रुप यहां से निकल जाएगा बेटे, ये पूरा ग्रुप यहां से निकल जाएगा और ये ग्रुप यहां से निकल जाएगा, ये यहां से निकल जाएगा, ये यहां से, ये H जाकर के रिंग के ऊपर जमा हो जाएगा, जुड़ जाएगा H
और साथ में निकल जाएगा Na2CO3, वही रिएक्शन फाइनली आ जाएगी। तो बेंजोइक एसिड से डायरेक्ट आप लोग बेंजीन इस तरीके से संक्षेप में दिखा सकते हैं। डिटेल रिएक्शन दिखाना है तो आप पहले बेंजोइक एसिड ले लीजिए, बेंजोइक एसिड। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम सोडियम बेंजोएट है, और सोडियम बेंजोएट से ये बन गया, देखो बेंजीन बन गया। ये भी रिएक्शन डिकार्बोक्सिलेशन है। डिकार्बोक्सिलेशन का फंडा ये है कि जो CO2 है वो कार्बोक्सी ग्रुप यहां से खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है और एक नया यौगिक मिल रहा है। और इस यौगिक बनने में हम देखते हैं कि एक कार्बन कम हो जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवरोहण अभिक्रिया में इस्तेमाल करते हैं और इसे डिसेंडिंग रिएक्शन भी कहा जाता है। डिसेंडिंग का मतलब होता है जब हम बड़े हाइड्रोकार्बन यानी अधिक संख्या वाले, अधिक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन से कम कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन प्राप्त करना होता है, तो इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो ये बेंजोइक एसिड से बेंजीन, हम लोग सैलिसिलिक एसिड से फिनोल प्राप्त कर सकते हैं। सैलिसिलिक, ध्यान रखेंगे, सैलिसिलिक एसिड से फिनोल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब अपने पास एक सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड में ये आप देख रहे हैं ना, ये COOH ग्रुप है। जाहिर सी बात है, ये COOH पहले सोडियम सॉल्ट में बनेगा, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, तो हम वो सारा काम यही कर देते हैं। टू NaOH और CaO सीधा आप गर्म करेंगे, ये पूरा जो ग्रुप देख रहा हो ये हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा और सीधा बनेगा, देखिए ये OH यहां रहेगा, H यहां, और साथ में बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2O। इसका नाम है फिनोल और ये सोडियम कार्बोनेट, ये ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड है। आप पैरासैलिसिलिक एसिड ले लें या ऐसा कोई और यौगिक है जिसमें COOH समूह है, और अगर आप सोडा लाइम, ये NaOH और लाइम यानी चूना के साथ हीटअप करेंगे तो इस तरीके से COOH समूह गायब हो जाता है। ये सारी रिएक्शन डिकार्बोक्सिलेशन के अंतर्गत आती है। और भी कई सारी रिएक्शन है। चलिए, हम लोग उम्मीद है ये आपको डिकार्बोक्सिलेशन समझ में आ गया होगा। जब हमें उच्च हाइड्रोकार्बन से निम्न हाइड्रोकार्बन बनाने होंगे यौगिक परिवर्तन के केस में, तब हमें इनका इस्तेमाल करना होगा। इसलिए हम लोग ये ध्यान से सीखें और इनको बार बार लिखने का प्रयास करें।